आज हम लोग देखेंगे ओशन या मैराइन एनर्जी, यानी समुद्र से जो डिफरेंट सोर्सेस से एनर्जी पैदा होती है। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, टाइड आते हैं, करंट बनते हैं, उसमें सैलिनिटी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इन तमाम फैक्टर के कारण जो एनर्जी समुद्र से पैदा की जाती है उनको ऑल टुगेदरली मैराइन या ओशनिक एनर्जी कहा जाता है। ये चैप्टर इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सितंबर 2019 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि अब ओशन से पैदा होने वाली एनर्जी को भी रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट किया जाएगा। पहले नहीं किया जाता था, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले वो रिन्यूएबल नहीं था, अब रिन्यूएबल हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं, रिन्यूएबल वो पहले भी था, लेकिन हम उसको अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं करते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैराइन या ओशन एनर्जी। 70% जो पृथ्वी है हमारी, उसके 70% में वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो ओशन और सी जो है वो पाए जाते हैं। हेंस हैविंग ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अनटैप्ड एनर्जी। और अभी तक मनुष्य ने वहां से जितनी एनर्जी निकालनी चाहिए उतनी नहीं निकाली है, अर्थात ओशन की जो एनर्जी है वो अभी भी अनटैप्ड है, माने उसका हमने यूटिलाइज नहीं किया है। और ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि 70% वाटर बॉडी है हमारे यहाँ, तो उसमें ह्यूज पोटेंशियल समुद्र में एनर्जी प्राप्त करने की छुपी हुई है। इसलिए दुनिया के कई देशों ने 1950 के आसपास ओशन से एनर्जी निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को प्रारंभ किया। अब हम ये देखते हैं कि जो ओशन एनर्जी है या मैराइन एनर्जी वो मोटा मोटा 5 प्रकार से होता है। एक तो टाइडल एनर्जी, जो समुद्र में टाइड आते हैं उससे अगर हम एनर्जी पैदा करें। दूसरी वेव एनर्जी, जो तरंगें उठती हैं। ओटेक एनर्जी, ओटेक एनर्जी का मतलब समुद्र में सरफेस से नीचे जाने पर टेम्परेचर में जो राइज या फॉल होता है, हमारे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी पैदा होती है उसको ओटेक कहते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है करंट एनर्जी। हम लोगों ने समुद्र विज्ञान में पढ़ा है, ओशनोग्राफी में करंट, समुद्र में ओशन करंट्स पढ़ा है, ठीक है। उन करंट्स में भी काफी ताकत होती है और उनसे एनर्जी पैदा की जा सकती है। और पांचवा इंपॉर्टेंट सोर्स है ओस्मोटिक, या उसी को कहते हैं सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टाइप के एनर्जी है जो समुद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 2019 में ओशन एनर्जी को अंडर द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को मैं इसको शामिल कर लिया। अब इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी बन गई है समुद्र से एनर्जी पैदा करने में। लेकिन समुद्र से रिलेटेड या उससे समुद्र से एनर्जी निकालने से रिलेटेड जो R&D है वो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आता। केवल एनर्जी निकालना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का काम है। उसमें R&D करने का काम करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, जो कि चेन्नई में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये एक बॉडी है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इनमें से एक एक करके देखते हैं इंडिया में क्या स्थिति है। टाइडल एनर्जी इन इंडिया, भारत में टाइडल एनर्जी, ठीक है। भारत में टाइडल एनर्जी की पोटेंशियल कितनी है, यानी अगर हम टाइड से एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो कितनी मैक्सिमम एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं? 12.5 गीगावाट, 12.5 गीगावाट एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम टाइडल एनर्जी। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले क्षेत्र है इंडिया में टाइडल एनर्जी के, उनको हमने यहां पर लिखा है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल है गल्फ ऑफ खंबात, जहां पर 8 गीगावाट एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर गल्फ ऑफ कच्छ, जहां पर हम 2.5 गीगावाट, और तीसरे नंबर पर सुंदरबन का डेल्टा, जहां पर हम 1 गीगावाट एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये लगभग 11.5 गीगावाट होता है। 1 गीगावाट जो है थोड़ा सा और अपने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि के क्षेत्र में पाई जाती है। फॉर जनरेटिंग टाइडल एनर्जी, अब टाइडल एनर्जी पैदा करने के लिए कंडीशन है, जहां कहीं टाइड आता है वहां हर जगह टाइडल एनर्जी पैदा की जा सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन जरूरी होती है। फॉर जनरेटिंग टाइडल एनर्जी द हाइट ऑफ द हाई टाइड मस्ट बी एट लीस्ट 5 मीटर ग्रेटर देन द लो टाइड। हम लोगों ने जब टाइड पढ़ा था तो उसमें हाई टाइड, लो टाइड, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। तो जहां कहीं टाइड आता है वहां हर जगह टाइडल एनर्जी पैदा की जा सकती है, ऐसा नहीं। उसी जगह पर जहां टाइड आता है और हाई टाइड की जो हाइट है वो लो टाइड की हाइट से कम 5 मीटर ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। ऐसे जगह पर ही टाइडल एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है
यानी अभी तक इंडिया में हमने कोई ऐसा प्लांट लगाया है क्या, इंस्टॉल किया है क्या? यस, 2 प्लांट हमने लगाए थे। दुर्गादुआनी टाइडल प्लांट, ये सुंदरबन डेल्टा में पश्चिम बंगाल में है, जिसकी क्षमता 3.75 मेगावाट थी। दूसरा पावर प्लांट लगाने की कोशिश की गई गल्फ ऑफ कच्छ में, जिसकी क्षमता 50 मेगावाट होनी थी। बोथ वर इंस्टॉल्ड बाय अ ब्रिटिश कंपनी एटलांटिस रिसोर्सेज। इन दोनों को भारत में लगाने वाली जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की एक कंपनी थी, जिसका नाम था एटलांटिस रिसोर्सेज। भारत में भी कोई भी कंपनी टाइडल एनर्जी के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, ये सब न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड है। बोथ द प्लांट्स हैव बीन शट डाउन ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दोनों को लगाया गया था लेकिन दोनों को बंद कर दिया गया। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके रखरखाव, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ रहा था और उससे जो बिजली पैदा हो रही थी वो 40 से 50 रुपए पर यूनिट कॉस्ट में आ रही थी, इसलिए, और फिर उसका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा था, इसलिए उसको भी शट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये टाइडल एनर्जी की बात हो गई। इंडिया में मैंने स्टेटस बता दिया। अब हम देखते हैं नोट, वर्ल्ड का पहला टाइडल पावर प्लांट, वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फ्रांस इन 1966। दुनिया का सबसे पहला टाइडल पावर प्लांट फ्रांस ने 1966 में लगाया और उसका प्लांट का नाम था ला रोन्स टाइडल पावर प्लांट, जिसकी क्षमता 240 मेगावाट, बहुत ज्यादा क्षमता थी इसकी। ठीक है, अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइडल एनर्जी वर्तमान में पैदा कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के में एक जो टाइडल पावर प्लांट है उसका नाम है सिहवा टाइडल पावर प्लांट, जो कि दुनिया का इस समय सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट है। उसकी क्षमता 254 मेगावाट है। साउथ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी पैदा करने वाला देश है फ्रांस और तीसरे नंबर पे यूके। इसी के साथ टाइडल एनर्जी की कहानी हम लोग खत्म कर चुके हैं, खत्म करते हैं। और इसके पहले भी आपको समुद्र विज्ञान में मैंने टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओटेक एनर्जी, ये सब चीजें और दुनिया में कहां-कहां बन रही है, इंडिया में कहां-कहां, ये सब हम मैंने डिटेल से बता दिया है, इसलिए यहां बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। वेव एनर्जी इन इंडिया, भारत में वेव एनर्जी, भारत में वेव एनर्जी की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 40 गीगावाट। इंस्टॉल्ड प्लांट, अभी भारत में एक ही प्लांट हमने लगाया वेव एनर्जी के लिए, विजिंगम नियर थिरुवनंतपुरम, केरला, और उसकी क्षमता अभी बहुत कम है, 150 किलोवाट। ठीक है, तो एक ही प्लांट हमारे यहाँ वेव एनर्जी का लगा हुआ है। वर्ल्ड में यदि हम देखें कि सबसे ज्यादा वेव एनर्जी की पोटेंशियल किसमें है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल चिले, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया और फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है इस समय वेव एनर्जी का सबसे ज्यादा, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, पुर्तगाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा वेव जनरेटिंग जो पावर प्लांट है वो पुर्तगाल में ही है वर्तमान में। ठीक है, तो ये वेव एनर्जी के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं ओटेक एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, ओटेक एनर्जी की पोटेंशियल इंडिया में बहुत ज्यादा है, 180 गीगावाट। इंस्टॉल प्लांट, क्या कोई प्लांट हमने लगा रखा है? हाँ, लगा रखा है, कावारत्ती में लगा रखा है, लक्षद्वीप की राजधानी, जिसमें 200 किलोवाट जिसकी क्षमता है। और यहां से जितनी भी एनर्जी पैदा होती है उस एनर्जी का उपयोग डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में किया जाता है। समुद्र के पानी जो खारा होता है उसको पीने लायक पानी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको डिसैलिनेशन कहते हैं। तो इस पर्पज के लिए कावारत्ती में ही एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाया गया है और उससे जो पैदा होती है ओटेक से, उसी एनर्जी का उपयोग करके डिसैलिनेशन किया जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा जो ओटेक प्लांट है वो हवाईयन ओटेक प्लांट है, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट है। ठीक है, 1 मेगावाट भी बहुत होती है ओटेक के लिए। तो हवाईयन यूएस में है, चाइना अभी बना रहा है जिसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी साउथ चाइना सी में, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ओटेक की बात हम लोग यहां पर कंप्लीट करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट एनर्जी, टाइडल, वेव और ओटेक हमने कंप्लीट कर लिया। मैराइन करंट एंड ओस्मोटिक एनर्जी अभी दुनिया में एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे चल रहे हैं, खास करके विकासशील देशों में तो इनका नामो निशान नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जहां पर इस प्रकार की कंडीशंस मेट करती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, तो उन देशों में अभी इन पे काम चल रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कंडीशन में नहीं है। अब हम देखते हैं ओवरऑल क्या एडवांटेज है ओशन एनर्जी का। यदि हम समुद्र से एनर्जी निकाल लें तो उसके क्या क्या लाभ हैं। पहली बात तो ये कि अनटैप्ड है, अनटैप्ड माने अभी तक यहां से एनर्जी निकाली नहीं गई है और ह्यूज पोटेंशियल है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स है, एबंडेंट अवेलेबल है, काफी मात्रा में अवेलेबल है, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल,
प्रेडिक्टेबल है, यानी ऐसा नहीं कि आज समुद्र से लहर नहीं उठेगी, समुद्र से लहर रोज उठनी है, टाइड रोज आना है, करंट चलनी है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल है और रिलायबल सोर्स है। ग्लोबल प्रेजेंस, पूरी दुनिया में समुद्र फैला हुआ है, कहीं भी आप इसका जो है जनरेशन मतलब अपनी दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। एनर्जी रिच, पर्याप्त मात्रा में उसमें एनर्जी भरा पड़ा हुआ है। अनलिमिटेड यूजेज एरिया, जैसे लैंड में हम एनर्जी पैदा करते हैं तो लैंड में कुछ सीमाएं हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड है, यहाँ एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, यहाँ पर अनलिमिटेड यूजेस एरिया, यहाँ पर किसी प्रकार का, ठीक है, कि कोई बाजू में रह रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस हैं ओशन एनर्जी के। लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लेस फोकस्ड, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारी लिमिटेशन क्या है? फायदे तो पूरी दुनिया के लिए यही है जो हमारे लिए है, लेकिन लिमिटेशन ये इंडिया के कंटेक्स्ट में। लेस फोकस्ड माने भारत की सरकार अभी बहुत ज्यादा ओशन एनर्जी पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके पीछे कारण यही है कि अभी हमारे पास उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, हम उन्हीं से कंप्लीट एनर्जी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमें उनमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इंस्टीड ऑफ ये जो बहुत ज्यादा कैपिटल यहाँ पर लगाते हैं तब जाकर के कुछ थोड़ी मोड़ी एनर्जी पैदा होती है। तो अभी इंडिया इस कंडीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बहुत कम एनर्जी यहाँ से प्राप्त करें। इंस्टीड हमारे पास जो एग्जिस्टिंग और नॉन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जिसमें इंडिया कंफर्टेबल है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे लो लेवल ऑफ R&D, अभी भारत में उस लेवल की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIT मद्रास और IIT मुंबई, इंडियन ये NIOT, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है जो अभी इस पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट, अभी तकनीकी बाध्यताएं भी हैं हमारे पास, क्योंकि जिस लेवल का तकनीक हमें चाहिए उस लेवल की तकनीक हमारे पास नहीं है और ना ही अभी तक हम डेवलप कर पाए हैं। चौथी बात ये कि कंपटीशन विद अदर मैराइन एक्टिविटीज, हमारे यहाँ समुद्र की गतिविधियों में कई प्रकार की समुद्री गतिविधियां आती है, जैसे समुद्र में नेविगेशन, समुद्र में फिशिंग करना, समुद्र में पर्ल कल्चर। तो समुद्र से रिलेटेड और भी गतिविधियों पर थोड़ा सा हमारा कंपटीशन है और हम फिशिंग इत्यादि पर समुद्र के ज्यादा ध्यान देते हैं पर इस पर समुद्र से एनर्जी निकालने में, ठीक है। अब इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि इंडिया के पास तीन तरफ से इंडिया जो है ओशन से घिरा हुआ है। लगभग 7500 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ऊपर इसके पास EEZ है। इसके अलावा अब हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल बेस भी काफी मात्रा में बढ़ रहा है, तो अब हमारे पास काफी मात्रा में जो अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया ओशन एनर्जी का पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। यहां तक हमारा ये ओशन एनर्जी का काम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतिम एनर्जी में जो हमारा टॉपिक बच जाएगा वो रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, और इसी के साथ हमारा एनर्जी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है, तो कुछ हम लोग चर्चा करेंगे और अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।